हेलो एवरीवन, दिस इज आकाश वांगडाले और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, जहां पर आपको मिलती है क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब स्टूडेंट्स, यहां पर आपको कोई भी कूपन या फिर पैकेज जो है वो नहीं खरीदना है। हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, शिक्षित भारत विकसित भारत। तो इन्हीं बातों के साथ हम आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कार्बन और उसके यौगिकों की रासायनिक अभिक्रियाएं। स्टूडेंट्स, इसके पहले हमने जो है कार्बन में आबंधन कैसे होता है, हाइड्रोकार्बन क्या होता है, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, कार्बन यौगिकों का नामकरण कैसे होता है, ये सब कुछ टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट वीडियोस में कंप्लीट कर लिया है। सारी इसकी जो तैयारी हमने वो पहले से कर ली है। अब क्या करने वाले हैं, हम देखने वाले हैं कि जो कार्बन और उसके यौगिक हैं वो किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं करते हैं। मतलब यदि इनमें से कुछ अभिक्रियाएं ना हो तो हमारे घर में खाना नहीं बनने वाला है, क्योंकि जो ईंधन होता है वो या तो कार्बन होता है या फिर उसके यौगिक होते हैं। बात समझ में आ गई? इसीलिए इस चैप्टर को पढ़ना, इसके अंदर इस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि किन चीजों को हमने अभी तक कवर किया है एकदम शॉर्ट में, और आज हम कौन सी अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, हमारा जो अध्याय क्रमांक 4 है जिसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक, इसमें अभी तक हमने ये देखा था, जो कहानी हमने अभी तक खत्म की है उसमें हमने ये देखा था स्टूडेंट्स कि कार्बन में आबंधन कैसे होता है, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, कार्बनिक रसायन क्या होते हैं, क्रियात्मक समूह क्या होता है, और ये जो कार्बनिक रसायन होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं, इनके नामकरण कैसे किए जाते हैं। बात समझ में आ गई? आज हम किन चीजों को देखने वाले हैं, हम देखने वाले हैं कार्बन और उसके यौगिकों की कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं, जैसे कि दहन, ऑक्सीकरण, संकलन और प्रतिस्थापन। ये होने के बाद कुछ एक चीजें बची रह जाएंगी जिसको हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे, यानी कि कार्बन के कुछ यौगिक जैसे कि आपका अल्कोहल, एसिटिक एसिड, साबुन और अपमार्जक। तो जैसा कि पिछली कक्षाओं में मैंने आपको बताया था कि जो कार्बन है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट, ऑलराउंडर, वर्सेटाइल, बहुत ही ज्यादा सर्वतोमुखी आपकी प्रवृत्ति वाला, प्रकृति वाला तत्व है, जो कि हमारे आसपास कम से कम 25 से लेकर 30 लाख के आसपास यौगिकों का निर्माण करता है। बात समझ में आ रही है? तो हम देखेंगे आज कार्बन और उसके यौगिकों की आपकी रासायनिक अभिक्रियाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहले कि हम कौन से यौगिकों की या कौन से कार्बन के जो अपर रूप हैं उनकी हम रासायनिक अभिक्रिया देखने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा, मैं कुछ एक चीजें लिख रहा हूं भाई। मैंने लिखा कोयला, ठीक है, फिर मैंने लिखा पेट्रोल, क्योंकि ये सब एक प्रकार के क्या है, ईंधन। फिर मैंने लिखा लकड़ी, फिर मैंने लिखा अल्कोहल। मैंने कौन सी चीज लिखी, तो मैंने लिखा अल्कोहल। और क्या लिखा, तो मैंने लिखा हाइड्रोकार्बन, हालांकि कोयला पेट्रोल भी उसी में आ जाएगा। चलो, और हमने क्या किया, हमने मोम लिख दिया, इथेन लिख दिया, हाइड्रोकार्बन में सारे आ गए। बात समझ में आ रही है? तो हुआ क्या, ये सभी जो होते हैं ये क्या करते हैं, अभिक्रियाएं करते हैं अलग अलग प्रकार की, और इनमें से मुख्य रूप से कौन सी अभिक्रिया करते हैं स्टूडेंट्स, दहन। अब ये दहन क्या होता है इसको भी हम समझेंगे। तो ध्यान से देखिए, कोयला, पेट्रोल, डीजल, लकड़ी, अल्कोहल, हाइड्रोकार्बन, मोम से लेकर इथेन से लेकर प्रोपेन, ब्यूटेन, मीथेन तक, ये सारी की सारी जो चीजें होती हैं ये करती हैं अलग अलग प्रकार की अभिक्रियाएं। तो हम देखने वाले हैं मुख्य रूप से 4 प्रकार की अभिक्रियाएं, जिसके बारे में अभी हमने यहां पढ़ा था। कौन सी? दहन है, ऑक्सीकरण है, संकलन है और प्रतिस्थापन है। बात समझ में आ गई? चलो देख लो, इसको जल्दी से अपनी कॉपी में नोट करो। एट अ ग्लांस को भी बढ़िया अपने तरीके से अपनी कॉपी में नोट कर लो। और अब देखो, मैं आपको बताने वाला हूं कौन सी चीजें यहां पर अभिक्रिया करने वाली हैं। तो देखिए, इसको 1 मिनट के लिए हटाते हैं, क्योंकि ये सब हमारे ईंधन है। तो अभिक्रिया क्या करेगी, जैसे अब मैं कह रहा हूं कोयला, तो स्टूडेंट्स अब जैसे मैं कह रहा हूं कोयला, तो बेटा ये कोयला क्या है, तो ये है सिर्फ कार्बन, यानी कि कैपिटल सी, ठीक है। फिर मैं कह रहा हूं हाइड्रोकार्बन। फिर जब हम बात कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन की, तो हाइड्रोकार्बन क्या हो सकता है, हाइड्रोकार्बन आपका एल्केन हो सकता है, एल्कीन हो सकता है, एल्काइन हो सकता है। याद करो, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में हमने पढ़ा था। तो हम इनमें से कुछ एक महत्वपूर्ण हाइड्रोकार्बन जो है वो ले लेते हैं, जैसे कि मीथेन, जैसे कि आपका प्रोपेन, जैसे कि आपका ब्यूटेन, जैसे कि आपका ऑक्टेन जिसको हम कहते हैं पेट्रोल, जैसे कि आपका नोनेन जिसको भी हम कहते हैं पेट्रोल। बात समझ में आ रही है? तो जैसे कि आपका हो गया C12H26 डीजल हो गया आपका,
बात समझ में आ रही है? तो कोयला यानी कि हो गया कार्बन, उसका हाइड्रोजन के साथ जो यौगिक मिला वो हो गया हाइड्रोकार्बन, और कुछ इसी तरीके से और कार्बनिक, और हमारे पास कार्बनिक यौगिक हैं कुछ इसी तरीके से, जैसे कि अल्कोहल, जैसे कि क्या है, तो स्टूडेंट्स ये हो गया आपका अल्कोहल। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये हो गया आपका अल्कोहल, अल्कोहल नहीं, अल्कोहल, अल्कोहल। बात समझ में आ गई? कौन सा अल्कोहल? तो दो बड़े महत्वपूर्ण हैं जिसको हम लोग उपयोग करते हैं ईंधन के रूप में। तो भाई एक हो गया CH3OH और ये हो गया आपका C2O, C2H5OH। बात समझ में आ गई? तो इन सब की हम देखने वाले हैं आज अभिक्रियाएं। ध्यान से देखना, इंटरेस्टिंग सी कहानी है, इन सब की हम देखने वाले हैं आज अभिक्रियाएं। कौन सी? कोयला हो गया, हाइड्रोकार्बन हो गया, कार्बनिक यौगिक हो गया। मतलब अभिक्रिया कार्बन भी कर सकता है, कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक यानी कि हाइड्रोकार्बन वो भी कर सकते हैं, और कर सकते हैं आपके कुछ कार्बनिक यौगिक जैसे कि आपका अल्कोहल हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, जिनके बारे में इस चैप्टर में हम बाद में भी पढ़ने वाले हैं। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से इन सब की हम अभिक्रियाएं देखने वाले हैं, और कौन सी अभिक्रियाएं देखने वाले हैं उसको समझ लेते हैं। भाई एक तो दहन है, एक कौन सा है आपका दहन है, दूसरा ऑक्सीकरण है, तीसरा संकलन है, और चौथा जो है आपका वो प्रतिस्थापन है। बात समझ में आ गई? चलो समझने की कोशिश करते हैं। ये सभी चीजें हैं, इनकी हम देखने वाले हैं अलग अलग प्रकार से अभिक्रियाएं। इसको आप अपनी कॉपी में नोट कीजिए। मैं आपको लेकर चल रहा हूं पहली अभिक्रिया जिसको हम बोलते हैं दहन, है ना? चलो नोट कर लो। कोई दिक्कत वाली बात, सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स जो हैं स्टूडेंट्स वो बड़े ही सिंपल हैं, बड़े ही इंटरेस्टिंग हैं और बड़े ही मजेदार हैं। ठीक है, चलिए तो इसको हमने यहां से हटाया और हम चले दहन की तरफ। अब सवाल पैदा होता है कि किन चीजों में दहन होता है और किन चीजों में दहन नहीं होता है। तो हर वो चीज जो ईंधन है, हर वो चीज जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऊष्मा और प्रकाश देती है, उसको हम क्या कहते हैं? दहन। ठीक है, तो कोई भी पदार्थ, दुनिया का कोई भी पदार्थ जब किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। तो मैं ऑक्सीजन को कैसे लिख रहा हूं बताओ? O2 लिख रहा हूं, के साथ क्या करती है भाई? अभिक्रिया क्या करती है? जलने के लिए वो क्या करती है? अभिक्रिया करती है कर ऊष्मा, 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 ऊष्मा। ध्यान से देखोगे, ऊष्मा एवं प्रकाश। तो हर वो चीज जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न करती है, ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? दहन कहते हैं। तो बेटा दहन क्या हुआ? तो एक प्रकार की क्या हो गई आपकी? एक प्रकार की अभिक्रिया। इतनी सी कहानी है। तो ये क्या हो गई? एक प्रकार की अभिक्रिया हो गई। क्या हो गई? दहन हो गई। अब दहन किसका होता है? तो जिसका दहन होता है उनको हम कहते हैं ईंधन। तो जिस भी चीज का दहन होता है स्टूडेंट्स, उसको हम क्या कहते हैं? ईंधन। अभी थोड़ी देर पहले हमने यहां पर लिखा था कोयले के बारे में, हाइड्रोकार्बन के बारे में, अल्कोहल के बारे में। ये सभी क्या होते हैं? एक प्रकार के ईंधन होते हैं। तो सवाल पैदा होता है कि सर यदि हम माचिस जलाकर किसी भी चीज में आग लगाएं तो लग जाएगी क्या? तो स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है। आप यदि लोहे की रॉड पर आग लगाने की कोशिश करोगे तो उसमें आग नहीं लगेगी। इसी तरीके से आप यदि रेत में आग लगाने की कोशिश करोगे तो उसमें आग नहीं लगेगी। तो आग उसी में लगेगी जो 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 किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है भाई? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है। बात समझ में आई? तो कोई भी पदार्थ ईंधन कब कहलाता है और उसमें दहन कब होता है? जब वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर ऊष्मा एवं प्रकाश देता है। मतलब ये कि आपके पास दो छड़ है, एक लकड़ी की है, एक लोहे की है। आप यदि लोहे की छड़ को गर्म करेंगे, आप यदि उसको जलाने की कोशिश करेंगे वो नहीं जलेगी, पर आप यदि लकड़ी को जलाने की कोशिश करेंगे वो जल जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? लकड़ी में हो रहा है दहन और आपका जो लोहा है उसमें दहन नहीं हो रहा है। बहुत ज्यादा तापमान बढ़ाने पर भी वो जलेगा नहीं, पिघल जाएगा। बात समझ में आ गई? तो वे सभी पदार्थ जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर ऊष्मा और प्रकाश का निर्माण करते हैं तो ऐसे पदार्थों को हम ईंधन कहते हैं और उनमें क्या होता है? दहन होता है। तो कोयला हो गया, हाइड्रोकार्बन हो गया, अल्कोहल जैसे आपके कार्बन के बहुत सारे यौगिक हो गए स्टूडेंट्स। ये सभी क्या होते हैं? ये अच्छे क्या होते हैं? ईंधन होते हैं।
बात समझ में आ गई। इसलिए आपने देखा होगा कि जो एलपीजी गैस है उसमें प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में आपका क्या होता है भाई, CH4 होता है, मीथेन ईथेन होता है। पेट्रोल जो है हमारा वो ऑक्टेन नोनेन डेकेन है। डीजल जो है हमारा कार्बन की संख्या बढ़ाते जाओ तो और बड़े वाले हाइड्रोकार्बन है। केरोसिन उससे भी बड़ा हाइड्रोकार्बन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हमारा ईंधन है वो बेसिकली क्या है, जो भी हमारा ईंधन है वो है स्टूडेंट्स हाइड्रोकार्बन, जो कि यहां पर भी एक हो सकता है इसके अंदर। कुछ इसी तरीके से आपने देखा होगा आपकी जो प्रयोगशाला है वहां पर स्प्रिट लैंप यूज किया जाता है। वो जो स्प्रिट लैंप है उसके अंदर भरा होता है आपका अल्कोहल। बात समझ में आ रही है। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि अल्कोहल से बनता है सैनिटाइजर, अल्कोहल से बनता है डिओड्रेंट। आप यदि सैनिटाइजर और डिओड्रेंट में आग लगाने की कोशिश करेंगे जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है तो उसमें भी लग जाती है आग। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उन सब में क्या होता है, दहन होता है। तो आपका पेट्रोल से लेकर डीजल तक, मोम से लेकर केरोसिन तक, कोयले से लेकर लकड़ी तक, जितनी चीजें हैं जो भी जीवाश्म से मिलकर बनी हुई हैं, जो भी हाइड्रोकार्बन है, उन सब में क्या होता है, दहन होता है। अकेले कार्बन में भी दहन होता है यदि वो कोयले के रूप में है तो, लकड़ी के रूप में है तो, यदि वो अल्कोहल के रूप है तो उसमें भी दहन होता है। बात समझ में आ गई। तो दहन की परिभाषा लिख लें आप अपनी कॉपी में। हम कुछ एक उदाहरण देख रहे हैं, क्योंकि यदि हम केमिकल रिएक्शंस नहीं लिखेंगे तो फिर रसायन विज्ञान में उतना मजा नहीं आने वाला। तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस बता रहा हूं, किसमें भाई, दहन में। क्लियर हो गई कहानी? चलो इसको नोट करो, हम चल रहे हैं दहन की तरफ। ठीक, देखो तो आपके ये बात तो समझ में आ गई कि जो दहन है वो बेसिकली होता क्या है। अब एक काम करते हैं, इसके लेते हैं कुछ एक उदाहरण। तो पहले उदाहरण में हम शामिल करते हैं कार्बन को, कार्बन के साथ हमने ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराई, हमें क्या मिला भाई, CO2 मिला। CO2 मिला, साथ में हमें मिला क्या, ऊष्मा। और साथ में हमें कौन सी चीज मिली स्टूडेंट्स, तो हमें मिला प्रकाश। इसीलिए जब कोयला जलता है, ठीक है, जब कोयला जलता है तो ऊष्मा भी मिलती है, प्रकाश भी मिलता है। प्रकाश कम मिलता है, ऊष्मा थोड़ी ज्यादा मिलती है। कुछ इसी तरीके से मैंने कहा कि मुझे मीथेन जो है इसको जलाना है, तो मीथेन जब ऑक्सीजन के साथ जलेगी तो क्या होगा, तो हमें मिलेगा CO2 और H2O। और साथ में कौन सी चीज मिली, तो साथ में मिली ऊष्मा। और क्या मिला साथ में, तो और मिला स्टूडेंट साथ में प्रकाश। और कौन सी चीज मिली, ऊष्मा मिला, और साथ में क्या मिला भाई, प्रकाश मिला। देखो कितना प्रकाश हो रहा है वहां पर। बात समझ में आ गई। कुछ इसी तरीके से हमने एक्सपेरिमेंट किया अल्कोहल के साथ में, CH3 CH2OH। हमें कौन सी चीज मिली, अच्छा, दहन के लिए ऑक्सीजन का होना जरूरी है, इसलिए छोटी कक्षाओं में आपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे। जब आपने क्या किया था, एक मोमबत्ती को जलाया था और उसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट पारदर्शी बीकर जो है वो उलट के रख दिया था। एक समय बाद बीकर के अंदर की ऑक्सीजन खत्म हो गई थी और जो मोमबत्ती वो बुझ गई थी। कहने का मतलब ये कि बिना ऑक्सीजन के दहन होने वाला नहीं है। इसमें फिर क्या मिलेगा अपने को, CO2 मिलेगा, H2O मिलेगा। अच्छा, ये संतुलित नहीं है, इसकी संतुलित अभिक्रिया सारे बच्चे मुझे पटकेंगे। कहां पर, कमेंट बॉक्स में संतुलित अभिक्रिया पटकेंगे, मुझे नहीं पटकेंगे, संतुलित अभिक्रिया को पटकेंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलो। और ये हो जाएगा यहां पर ऊष्मा, और साथ में कौन सी चीज मिलेगी हमें, प्रकाश। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि जब भी दहन होगा तो ऑक्सीजन का होना बहुत जरूरी है। जब भी दहन होगा तो ऑक्सीजन का होना बहुत जरूरी है। साथ में जो है हमें मिलती है ऊष्मा और प्रकाश। पर सवाल पैदा होता है, क्या हमेशा ही प्रकाश साथ में मिलता है? तो देखा होगा स्टूडेंट्स आपने, जब कोयला जलता है तो ऊष्मा तो बहुत ज्यादा मिलती है बट प्रकाश कम मिलता है। इसी तरीके से जो केरोसिन की लैंप होती है, केरोसिन की जो लैंप होती है उसमें आपने देखा होगा प्रकाश ज्यादा निकलता है बट ऊष्मा कम निकलती है। एलपीजी गैस जो होती है उसमें प्रकाश कम निकलता है और ऊष्मा ज्यादा निकलती है। तो ऊष्मा और प्रकाश दोनों निकलेंगे जब कभी भी क्या होगा बेटा, दहन होगा। पर यह फिक्स नहीं है कि कौन ज्यादा निकलेगा और कौन निकलेगा कम। मतलब कुछ ऐसी अभिक्रियाएं हैं जिसमें ऊष्मा ज्यादा निकल सकती है, कुछ ऐसी अभिक्रियाएं हैं जिसमें प्रकाश ज्यादा निकल सकता है। बात समझ में आ रही है? तो किन अभिक्रियाओं में ऊष्मा ज्यादा निकलेगी, किन में प्रकाश ज्यादा निकलेगा, ऐसा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ रहे हैं। अब सवाल पैदा होता है कि यदि कार्बन, कोयला, हाइड्रोकार्बन और अल्कोहल जैसे कार्बन के यौगिक दहन में
भाग लेते हैं तो ये बनते कैसे हैं? तो आपने पढ़ा होगा छोटी कक्षाओं में, उसमें डीप में हम नहीं जाएंगे, आपको अच्छे से पता है जीवाश्म ईंधन के बारे में कि हमारे आसपास की जितनी भी जीव जंतु वाली चीजें हैं, पेड़ पौधे हैं, जब ये करोड़ों अरबों सालों तक मृदा में जमीन के अंदर धंस जाते हैं तो इनका विघटन हो जाता है और इसका कार्बन और हाइड्रोजन आपस में मिलकर निर्माण करता है हाइड्रोकार्बन का, और वही कहलाता है आपका जीवाश्म ईंधन। ठीक है, अल्कोहल जो है वो भी एक अच्छे प्रकार का ईंधन है। बात समझ में आ रही है? अल्कोहल जो है वो एक अच्छा ईंधन हो सकता है, इंसानों के लिए नहीं, गाड़ियों के लिए। पर अभी क्या होता है, इंसान भी उसको ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं और फिर 5 मिनट में जो है वो इंग्लिश बोलना सीख जाते हैं। बात समझ में कुछ बच्चों के आ गई होगी। पर आपका जो अल्कोहल है स्टूडेंट्स, ये एक अच्छा जैविक ईंधन है, इससे भी आप गाड़ियां चला सकते हो। हाँ, इसमें थोड़ी दक्षता जो होगी मशीनों की वो कम होगी, पर अल्कोहल एक अच्छा ईंधन हो सकता है। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, हेक्सेन, हेप्टेन, हेप्टीन, ये सारी चीजें जो हैं ये अच्छे क्या होते हैं, आपके ईंधन होते हैं। ठीक है, अब कुछ बच्चे बोल रहे होंगे सर अभिक्रिया तो समझ में आ गई, दहन क्या है ये भी समझ में आ गया, अब आप मुझे ये बताइए कि ये जो हाइड्रोकार्बन होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, संतृप्त होते हैं, असंतृप्त होते हैं। तो क्या दोनों ही एक प्रकार का दहन करते हैं या नहीं करते हैं, तो बताते हैं। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। अब क्या है भाई आपका, ध्यान से देखो, तो ये है, अच्छा अभिक्रियाएं लिखी हुई थी, रुको 1 मिनट, ये करते हैं, यहां पर करते हैं। अब हाइड्रोकार्बन जो है वो किसमें आपके पार्टिसिपेट करते हैं स्टूडेंट्स, अभिक्रियाओं में, पक्का, और उनमें होता है दहन। तो अब ये बताओ कि ये जो हमारे हाइड्रोकार्बन होते हैं, ये जो हमारे हाइड्रोकार्बन होते हैं कितने प्रकार के होते हैं भाई? 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आपके संतृप्त, एक होते हैं संतृप्त और एक होते हैं आपके असंतृप्त। ध्यान से देखना, कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। संतृप्त और कौन से होंगे आपके? असंतृप्त। अब संतृप्त क्या होंगे? तो एल्केन होंगे। असंतृप्त क्या होंगे आपके? तो असंतृप्त तृप्त क्या होंगे आपके? असंतृप्त जो है वो आपके एल्कीन होंगे, एल्काइन होंगे। अब यदि मैं यहां पर लिख रहा हूं CH4 या फिर C2H6 तो ये आपके संतृप्त होंगे। पर यदि मैं यहां पर लिख रहा हूं C2H4 या फिर C2H2 या फिर मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं भाई? यहां पर मैं लिख सकता हूं C4H8 या फिर मैं लिख सकता हूं C4H6। तो ये सारे कैसे होंगे स्टूडेंट्स? तो ये सारे होंगे आपके असंतृप्त। तो जब कभी भी आप जलेंगे दोनों, पर क्या होगा कि जब कभी भी आप संतृप्त को जलाओगे तो ये दहन करने पर, संतृप्त जो है वो दहन करने पर क्या करेंगे? स्वच्छ ज्वाला देंगे। कैसी देंगे? स्वच्छ ज्वाला देंगे। यहां पर जाएगा स्वच्छ ज्वाला देंगे। बात समझ में आ रही है? मतलब पोल्यूशन जो है, प्रदूषण जो है वो कम करेंगे कौन? संतृप्त। असंतृप्त जो है यदि आप इनका दहन कराते हो, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हो तो ये कैसी देंगे? काली और पीली, काली धन पीली ज्वाला देंगे। बात समझ में आ रही है? कैसे देंगे? काली धन पीली ज्वाला देंगे। कौन? आपके जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है वो। तो ये तो हमने देख लिया कि दहन होता है किन में? कार्बन में, कार्बन के यौगिकों में, और किस में दहन होता है स्टूडेंट्स? हाइड्रोकार्बन में। पर हाइड्रोकार्बन में भी 2 भाग होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त में आपके होते हैं एल्केन, असंतृप्त में आपके होते हैं एल्कीन और एल्काइन। असंतृप्त वाले जो हाइड्रोकार्बन है वो दहन में देंगे काली और पीली ज्वाला। बात समझ में आ रही है? मतलब यदि कहीं पर कोई ईंधन जल रहा है, स्वच्छ ज्वाला मिल रही है, इसका मतलब ये हुआ कि जो हाइड्रोकार्बन है वो संतृप्त होगा, यदि असंतृप्त है तो वो काली और पीली ज्वाला देगा। तो इस तरीके से जो है हमने किस चीज को समझ लिया? दहन को समझ लिया। जीवाश्म ईंधन क्या है इसको हम बहुत डीप में नहीं पढ़ेंगे, 7th 8th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो, आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। दहन के लिए जरूरी है ऑक्सीजन। जब भी दहन होती है ऊष्मा और प्रकाश जो है वो बाहर की तरफ आता है। बात समझ में आ रही है? कुछ ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें ज्यादा ऊष्मा निकलती है, कुछ ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें ज्यादा प्रकाश निकलता है। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? तो स्टूडेंट्स इस तरीके से जो है हमने दहन को समझ लिया है। चलो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और किस प्रकार की अभिक्रियाएं जो हैं,
और किस प्रकार की अभिक्रियाएं जो है वो कार्बन या उसके यौगिक करते हैं। तो ऐसी एक अभिक्रिया जो है वो है हमारी ऑक्सीकरण। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर कुछ जाना पहचाना सा नाम लग रहा है, क्योंकि हमने ऑक्सीकरण पढ़ा था किस में, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण में। तो वो बिल्कुल सही है स्टूडेंट्स। ऑक्सीकरण मतलब क्या होगा, तो आप ध्यान से देखेंगे, ऑक्सीजन का जुड़ना। अब कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर इसके पहले जब दहन हो रहा था तो उसमें भी ऑक्सीजन जुड़ रहा था, ये देखो कहाँ गया। अच्छा अभी पूरा आ नहीं पाएगा उतना, ठीक है। इसके पहले जब अभिक्रियाएं हो रही थी तो वहां पर भी आपका ऑक्सीजन जुड़ रहा था। पर देखिए ऑक्सीजन के जुड़ने से हमेशा दहन हो ये जरूरी नहीं है। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता तो है पर वो दहन नहीं होता है। ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण। हालांकि ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में हमने बहुत सारा पढ़ा हुआ है, बात समझ में आ रही है। तो अब हम करने वाले हैं ऑक्सीकरण किसकी, कुछ कार्बनिक यौगिकों के बारे में। तो हमारे सिलेबस में 2 कार्बनिक यौगिक हैं, यदि आपको पता हो तो। कौन से हैं भाई, एक तो अल्कोहल है और दूसरा आपका कौन सा है, एसिटिक अम्ल है। तो जल्दी से हम देख लेते हैं कि ये जो हमारा ऑक्सीकरण है ये बेसिकली क्या है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। अच्छा यहां पर ठीक है, तो हम जल्दी से देख लेते हैं कि जो हमारा ऑक्सीकरण है ये बेसिकली कौन सी चीज है। देखो क्या करेंगे, हम यहां पर लिखेंगे CH3 और यहां पर एक मिनट रुको, देखो हमने यहां पर लिखा है CH3, इसके बाद लिखा है CH2 और इसके बाद लिखा है OH, और यहां पर मैं लिख रहा हूं क्षारीय KMnO4। कैसा है भाई, क्षारीय है। अब क्षारीय इसका मतलब क्या होगा, इसकी क्षारीयता ज्यादा होगी, ठीक है। और क्या होगा, तो अब आप यदि इसका उत्पाद देखेंगे तो आपको मिलेगा CH3COOH। ऑक्सीजन का जुड़ना या फिर हो सकता है हाइड्रोजन का बाहर होना, ऑक्सीजन का जुड़ना या फिर हो सकता है आपके हाइड्रोजन का बाहर होना। अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या यहां पर एक ऑक्सीजन था, पर यहां पर आप यदि ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स तो आपके पास कितने हैं भाई, तो आपके पास 2 ऑक्सीजन है। तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं, आपकी ऑक्सीकरण कहलाती हैं। मजे की बात क्या है वो देखो भाई, ये कार्बनिक यौगिक जो है ये भी हमारे सिलेबस में है। हम इसको अल्कोहल कह सकते हैं, एथेनॉल कह सकते हैं। ये कार्बनिक यौगिक जो है ये भी हमारे सिलेबस में है, जिसको हम एसिटिक एसिड कह सकते हैं, इथेनोइक एसिड कह सकते हैं। तो एक कार्बनिक अम्ल को दूसरे कार्बनिक अम्ल में परिवर्तन करने के लिए हमने किससे अभिक्रिया करा दी, O2 से अभिक्रिया करा दी। एक कार्बनिक अम्ल को दूसरे में परिवर्तन करने के लिए हमने जो है O2 से अभिक्रिया करा दी। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है और हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, ऑक्सीकरण। ठीक है बात समझ में आ गई। तो काउंट करते हैं, हाइड्रोजन है आपके 3 और 2 5 और 1 6। यहां काउंट करते हैं 3 और 1 4। 2 हाइड्रोजन कम हो रहे हैं, ऑक्सीजन 1 है, वहां पर 2 है, जुड़ रहे हैं। मतलब हाइड्रोजन जो है वो कम हो रहे हैं, ऑक्सीजन जो है वो जुड़ रहा है। क्या ये कहानी आपके समझ में आ गई? तो इस तरीके से जो है ये ऑक्सीकरण होगा। क्लियर हो गया? तो ये जो अभिक्रिया है ये किसकी, ये क्या कहलाएगी आपकी, ऑक्सीकरण। किसने किया, कार्बन के एक यौगिक ने किया, जिसका जो नाम है वो क्या है आपका, एथेनॉल है, एक प्रकार का अल्कोहल है। इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। हम बढ़ रहे हैं आगे अगले प्रकार की जो अभिक्रिया है उसकी तरफ। ठीक है, चलो। तो स्टूडेंट्स अब आपकी ऑक्सीकरण तो हो गई भाई, है ना। अब देखते हैं अगली जो अभिक्रिया है उसमें हम क्या देख रहे हैं, संकलन अभिक्रिया। अब एक बात बताओ, संकलन का मतलब क्या है, जुड़ना। कोई चीज किसी में जुड़ेगी तो क्या होगी, वो संकलन अभिक्रिया कहलाएगी। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें, आप लिख लो इसको बढ़िया तरीके से अपनी कॉपी में, ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से ज्यादा अभिकारक मिलकर क्या करते हैं, एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को हम बोलते हैं संकलन अभिक्रिया। आप याद करो इसके लिए एक नाम और दिया गया था, संयोजन अभिक्रिया। बात समझ में आ रही है? तो संकलन अभिक्रिया जो है वो एक प्रकार की क्या होती है भाई, संयोजन अभिक्रिया होती है, जिसमें कम से कम 2 अभिकारक, कम से कम 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 2 या 2 से ज्यादा अभिकारक आपस में मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। ऐसी अभिक्रिया कहलाती है संकलन अभिक्रिया, और बड़ी जरूरी होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ऐसी एक संकलन अभिक्रिया हमारे सिलेबस में है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजनीकरण। अब सवाल पैदा होता है ये क्या है सर, तो ध्यान से देखिएगा। यदि मैं यहां पर एक असंतृप्त
हाइड्रोकार्बन लेता हूं, इसकी मैं अभिक्रिया कराता हूं हाइड्रोजन के साथ में और एक उत्प्रेरक लेता हूं, क्योंकि अपने आप तो होने वाली नहीं है। निकल जैसा एक उत्प्रेरक लेता हूं, कोई भी एक संक्रमण तत्व जैसा उत्प्रेरक लेता हूं, तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका सी, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। तो देखिए एक ही चीज में, इस अकेली एक रिएक्शन में बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं। अब संकलन अभिक्रिया क्या होगी, तो देखिएगा संयोजन अभिक्रिया होगी। और संयोजन अभिक्रिया क्या होगी, तो एक अभिकारक A है जो कि एक अब दूसरे अभिकारक B के साथ मिलकर एक उत्पाद C का निर्माण कर रहा है। तो अभिक्रिया की दृष्टि से देखा जाए तो संकलन है, संयोजन है। पर यदि हाइड्रोजन की दृष्टि से देखा जाए तो हाइड्रोजन किसी चीज में जुड़ रही है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोजनीकरण बोलेंगे। कार्बन के हिसाब से देखा जाए, उसके यौगिक के हिसाब से देखा जाए तो हो क्या रहा है, ध्यान से देखो। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन के साथ मिलकर संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है वो बना रही है। सभी स्टूडेंट्स को पता है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होती है, जिसमें कम से कम 2 कार्बन के बीच में द्वि या त्रिआबंध होना चाहिए। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होती है, जिसमें क्या होता है, कार्बन कार्बन के सभी कार्बनों के बीच में एकल आबंध होता है। बात समझ में आ गई। तो संतृप्त को बनाना असंतृप्त से ही कहलाती है आपकी हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज इसमें छुपी हुई है। क्या आपने वनस्पति घी जैसे कि डालडा का नाम सुना है? आपने ये भी सुना होगा कि जो वनस्पति घी होते हैं ये स्वास्थ्य के लिए कैसे होते हैं भाई, हानिकारक होते हैं। तो देखो देखो, इनको हम कहते हैं असंतृप्त। क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं असंतृप्त, संतृप्त, संतृप्त, असंतृप्त। बात समझ में आ गई। और ये कैसे होते हैं, तो ये होते हैं आपके संतृप्त। तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, इन्हीं में से एक होता है आपका वनस्पति तेल। वनस्पति तेल। और ये जो होते हैं ये क्या होते हैं भाई, तो ये होते हैं वनस्पति घी। तो यदि आप वनस्पति तेल से वनस्पति घी जैसे कि डालडा, यदि आप वनस्पति तेल से वनस्पति घी जैसे कि डालडा बनाना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए भी आपको करनी पड़ेगी हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत वाली बात, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो संकलन अभिक्रिया क्या है, एक प्रकार की संयोजन अभिक्रिया है, जिसमें हम क्या करते हैं, 2 अलग अलग अभिकारकों को आपस में मिलाते हैं और एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। कार्बन की दृष्टि से देखें तो असंतृप्त संतृप्त बन रही है। हाइड्रोजन के हिसाब से देखा जाए तो हाइड्रोजनीकरण हो रहा है। वनस्पति तेल क्या होगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। वनस्पति घी क्या होगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। नुकसानदायक ज्यादा कौन सा होगा, आपका वनस्पति घी। बात समझ में आ गई। और कम नुकसानदायक कौन सा होगा, भाई तेल है तो नुकसानदायक तो होगा, पर कम कौन सा होगा, वनस्पति तेल। इसलिए कहा जाता है कि जो वनस्पति घी में बनी हुई चीजें हैं उनका स्वाद तो अच्छा होता है, पर वो सेहत के लिए कैसी होती हैं स्टूडेंट्स, हानिकारक होती हैं। बात समझ में आ गई। तो कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग सी है, ध्यान से देखिएगा, सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि संकलन अभिक्रिया क्या होती है, ये हम लोगों ने समझ लिया है। बात समझ में आ गई। चलिए एक और प्रकार की अभिक्रिया की तरफ चलते हैं। असंतृप्त यानी कि वनस्पति तेल, संतृप्त यानी कि वनस्पति घी। तो इसको नोट कर लिया जाए, परिभाषा मैं बता चुका हूं। अब हम चल रहे हैं आगे अगले प्रकार की अभिक्रिया। अब कहा गया अभी प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है। प्रतिस्थापन में क्या होता है, एक्सचेंज खेल लेते हैं अणु और परमाणु आपस में। कैसे खेल लेते हैं, ध्यान से देखो। मैं कह रहा हूं भाई मेरे पास एक हाइड्रोकार्बन है, इस हाइड्रोकार्बन की मैंने अभिक्रिया कराई, किसके साथ, क्लोरीन के साथ। अब जब मैंने ये अभिक्रिया कराई तो देखो इसके लिए क्या चाहिए, प्रकाश चाहिए। अपने आप ये होने वाली अभिक्रिया नहीं है। तो यदि हम प्रकाश की उपस्थिति में ये अभिक्रिया कराएंगे, कोई प्रकाश तो नहीं है आप में से, ये दूसरा वाला प्रकाश है, सूरज वाला प्रकाश, ठीक है। यदि इन दोनों की अभिक्रिया हम कराएंगे तो हमें जो चीज मिलेगी वो मिलेगा CH3Cl और यहां पर मिलेगा हमको HCl। कुछ देखा अपने गॉड से, हुआ क्या यहां पर, हुआ जो था हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में, सॉरी हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में मैच जो है वो फिक्स हो गया स्टूडेंट्स। कैसे हो गया, ध्यान से देखो। ये देखो, ये आपका मीथेन था और इसकी अभिक्रिया हमने कराई Cl2 के साथ में। अब ये हो गया आपका 1 2 3 हाइड्रोजन और यहां पर आकर लग गया एक क्लोरीन। अब
मैच किसके बीच में फिक्स हुआ है ये तो आपको पता चल गया, यहां से हाइड्रोजन निकला, यहां से क्लोरीन निकला, वो क्लोरीन इसके पास आके लग गया। अब इस हाइड्रोजन का कहना है ऐसे थोड़ी होता है, हमको भैया अकेला छोड़ दिए, तो फिर ये क्लोरीन का कहता है यार मैं भी अकेला हूं, दोनों एक काम करते हैं, पैचअप कर लेते हैं। बढ़िया तरीके से दोनों ने क्या किया, बॉन्डिंग की, और वो दोनों यहां पर आकर कनेक्ट हो गए और उन्होंने बना लिया HCl। तो आपने ये देखा होगा कि यहां से निकला हाइड्रोजन, वहां से निकला क्लोरीन, हाइड्रोजन और क्लोरीन ने एक्सचेंज खेल लिया, यानी कि विस्थापन 2 बार हुआ। इसको हम द्विविस्थापन अभिक्रिया भी कह सकते हैं और कह सकते हैं आपकी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो स्टूडेंट्स कहानी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, ये हो गई एक प्रकार की क्या, द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखो एक और उदाहरण है हमारे पास में, ये जो है वो हमारा फेवरेट यानी कि बेंजीन है। बेंजीन की अभिक्रिया हमने किससे कराई भाई, क्लोरीन से कराई। ये ऊपर वाला हाइड्रोजन निकला, नीचे वाला हाइड्रोजन निकला। क्लोरीन कितने हैं वहां पर, तो 4 हैं। कैसे हैं, Cl2 में 2 हैं, 2 से गुणा किया तो 4 क्लोरीन हैं। और हुआ क्या, ध्यान से देखो, हाइड्रोजन निकला उसकी जगह आ गया क्लोरीन, ये वाला हाइड्रोजन निकला उसकी जगह भी आ गया क्लोरीन, और 2 हाइड्रोजन जो इधर से बाहर निकले थे, 2 क्लोरीन जो यहां पर तड़प रहे थे उसके साथ जाकर जुड़ गए और उन्होंने निर्माण किया HCl का। क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है? कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट्स। प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा, इस अभिकारक से कुछ निकलेगा, उस अभिकारक से भी कुछ निकलेगा। उत्प्रेरक चाहिए, सब जगह पर अलग अलग प्रकार के उत्प्रेरक चाहिए, और आपको फिर क्या मिलेंगे, आपको मिलेंगे उत्पाद। उत्पाद जो है वो 2 या 2 से ज्यादा ही मिलेंगे, एक नहीं मिलेगा। वो किस में होता था, संकलन में होता था। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से कहानी बड़ी सिंपल है। यदि फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा प्रतिस्थापन अभिक्रिया के दौरान। ठीक, चलो। तो यदि आपने ये देख लिया है तो हम एक काम करते हैं, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि आज की क्लास में हमने क्या सीखा है। तो स्टूडेंट्स हमने ये सीखा कि कार्बन और उसके जो यौगिक होते हैं, जैसे कि अल्कोहल, जैसे कि हाइड्रोकार्बन, ये करते हैं अलग अलग प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं। और ये जो रासायनिक अभिक्रिया करते हैं मुख्य रूप से कितने प्रकार की करते हैं भाई, तो ये करते हैं आपके 4 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं। कौन सी? दहन, ऑक्सीकरण, संकलन, प्रतिस्थापन। जिसको हमने 1 बाय 1 देख लिया, कहीं पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चारों अभिक्रियाओं को एक फ्रेम में हम लोग देख लेते हैं। यदि आपको कोई डाउट होगा आप मुझसे पूछ लेना कमेंट बॉक्स में। देखो एक ही फ्रेम में चारों की चारों जो अभिक्रियाएं हैं वो आपके सामने हैं। सब कुछ अब आसानी से आपके दिमाग के अंदर हो जाएगा फिट। दहन यानी कि किसका, ईंधन का। कार्बन कर सकता है, हाइड्रोकार्बन कर सकता है, और कोई आपका अल्कोहल जैसा कार्बन का यौगिक कर सकता है। ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना, या फिर आपके अल्कोहल से एसिटिक अम्ल का बनना। दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण यौगिक हैं। दोनों ही हमारे सिलेबस में अगली जो क्लास होगी उसमें इन दोनों का बनना, इन दोनों की अभिक्रियाएं और इन दोनों से बनने वाले यौगिक जो होते हैं उनके गुणधर्म के बारे में डिटेल्ड स्टडी हम लोग करने वाले हैं। कैसे मिलेगी अगली क्लास की वीडियो, वो अभी इस क्लास की वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। और हुआ प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इस प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्या हुआ कि यहां से एक हाइड्रोजन बुरा मान गया, वहां से क्लोरीन बुरा मान गया। क्लोरीन इधर आकर लग गया, हाइड्रोजन उधर जाकर लग गया, और मिल गया हमको HCl। और क्या मिला भाई, CH3Cl। क्या बोलेंगे, क्लोरीन क्लोरोमीथेन। क्या बोलेंगे, क्लोरोमीथेन। एक कार्बन है इसलिए मीथेन, 2 होते तो इथेन, 3 होते तो प्रोपेन, 4 होते तो ब्यूटेन, और क्या बोल सकते हो हम, मिथाइल क्लोराइड। साथ में हमने देखा था संकलन अभिक्रिया के बारे में, जिसमें कम से कम 2 अभिकारक, पहला दूसरा मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये सारी जो कहानी है बड़ी ही सिंपल है। हमने बहुत अच्छे तरीके से टारगेट कर लिया है। इस कलर से बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। हमने कार्बन और उसके यौगिक की अभिक्रियाओं को बहुत बढ़िया तरीके से टारगेट कर लिया है। फिर भी यदि कोई डाउट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसा कि आप हमेशा अपने डाउट्स को पटकते हैं कमेंट बॉक्स में, आप वहां पर रख लीजिएगा। बात समझ में आ रही है? हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सभी जो डाउट्स हैं उसका बढ़िया तरीके से हम जो है निवारण करें। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चारों अभिक्रियाएं अब आपको क्लियर है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया हमने देख ली है। अगली जो कक्षा होगी उसमें हम ये देखेंगे कि कार्बन के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक हैं, जैसे कि अल्कोहल और एसिटिक अम्ल।
उनको हम बनाते कैसे हैं, उनकी अभिक्रियाएं कैसी होती हैं, किस प्रकार के उनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म होते हैं, और उसको आप पता कैसे करेंगे कि वो वीडियो कहाँ पर एग्जिस्ट करेगा, तो उसका सीधा सीधा सा तरीका है, गूगल पे जाइए, मैग्नेट ब्रेन सर्च कीजिए और वहां पर आप चले जाइए 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 यहाँ पर हिंदी मीडियम वाले भाग पर, जहां पर आपको सभी कक्षाओं की जो क्वालिटी कंटेंट वीडियोस हैं वो अवेलेबल है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले बताया था, हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, शिक्षित भारत विकसित भारत। क्या करना है स्टूडेंट्स, जो भी विषय पढ़ना है उसके वॉच नाउ पे आप क्या कर दें, क्लिक कर दें। बात समझ में आ गई? जब आप क्लिक करेंगे, जैसे आपने यहाँ पर क्लिक किया अगले वाले टॉपिक के लिए, तो क्या होगा, इस तरीके से आपका फुल कोर्स वाला जो पार्ट है वो आपके सामने होगा। मतलब ये कि किसी भी चैप्टर के अंदर पूरे के पूरे टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट वीडियोस, वन शॉट रिवीजन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन से लेकर एमसीक्यू क्वेश्चंस, एग्जाम्पलर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मैग्नेट ब्रेन्स के सैंपल पेपर्स, डाउट सेशंस, सब कुछ अवेलेबल है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपने किया क्लिक, पढ़ाई हुई शुरू। आपको सिर्फ एक छोटी सी मेहनत करनी है, कॉपी पेन लेकर बैठ जाना है और सब कुछ जो है आपके सामने होगा। इस तरीके से सिलेबस जो है वो बढ़िया तरीके से आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो कहानी इतनी सी है कि यदि कक्षा 6वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक आपको किसी भी विषय में, किसी भी बोर्ड में, किसी भी टॉपिक में, किसी भी चैप्टर में कोई भी परेशानी है, तो उसका निवारण जो है स्टूडेंट्स वो अवेलेबल है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मैं आपको मिलता हूं कॉन्सेप्ट वीडियो, अगली कॉन्सेप्ट वीडियो के साथ, इसी चैप्टर की, इसी प्लेटफॉर्म पे। तब तक के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।